हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपनी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ये हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री है जो हम कर रहे हैं। इसके हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं जाकर, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अभी हम अपने इन चैप्टर्स को डिटेल में कर रहे हैं। उसके बाद हम एक पीवाईक्यू की सीरीज निकालेंगे, हिस्ट्री की, आपकी पॉलिटी की और आपकी ज्योग्राफी की। दोनों की पीवाईक्यू की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी का 2018 वाला एक क्वेश्चन पेपर रह गया है, वो मैं आपको कल करा दूंगी। ठीक है, तो ये भी हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी 6 क्लास की तो हिस्ट्री चल ही रही है। उसके बाद हम कल से अपना मॉर्निंग में 11 बजे आपकी होगी क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम अपनी क्लास 8 की हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी तीनों क्लासेस की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात और, इसका इतना कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज निकालेंगे, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के और आपको ज्योग्राफी के तीनों के क्वेश्चन पेपर्स की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबको डिटेल में आपको कराऊंगी। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बाकी की सारी चीजें भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का नाम है जैसे कि राज्य, राजा और एक प्राचीन कर राज्य। अब इसमें राज्य के बारे में बात करी गई है, राजा के बारे में, और उनका जो पहला एक गणराज्य हुआ करता था उसके बारे में बात करी है। अब यहाँ पर एक ये बच्चा है, सुबह सुबह सो के उठता है और अपने देखता है अपने जितने भी नाना नानी होते हैं वो वोट डालने जा रहे होते हैं और वो वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उन्हें सबसे पहले जाके वोट डालनी है। अब वो कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है कि जो ये इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि हमें अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं आज हम, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा चुनाव कर सके, इसलिए उन्हें जल्दी में थे मतलब वो। अब यहाँ पर ये सबसे पहले आपको जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं। अब शासक बनने का उनका मतलब यही था कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था। मैं आपको पहले एक स्टोरी के फॉर्म में बताती हूँ इसको कि पहले क्या हुआ था। पहले आपको पता था कि राजा का राज होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसके बाद उस पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग राजा बनते थे। ठीक है, अब वो राजा कैसे बनते थे, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ का आयोजित करते थे, उसके बाद वो राजा बन जाते थे। ठीक है, ये करीब 3000 साल पहले की बात है। अब क्या होता था, एक अश्वमेध यज्ञ, हमने रामायण में सुना होगा। रामायण में आपका जो लवकुश कांड है, लवकुश कांड का में यही है रामायण में। ठीक है, लवकुश कांड में यही बात उन्होंने बताई गई है कि अश्वमेध यज्ञ का एक आयोजन होता था। इस आयोजन में क्या होता था कि राजा का जो घोड़ा होता था, अश्वमेध यज्ञ में जो राजा का घोड़ा था उसको छोड़ दिया जाता था और जो भी उस घोड़े को पकड़ता था वो उससे फिर युद्ध करता था और जो जीतता था वो फिर से राजा बन जाता था। ठीक है, और इसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं। मैं एक बार फिर भी आपको समझा देती हूँ कि घोड़े को राजा के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, जैसा अभी मैंने बताया। और दूसरे राजा ने जो भी उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लेता था उसको ही लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उसने घोड़े को जाने दिया, इसका मतलब ये होता था कि जो वह राजा है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, इसलिए उसने, और जो राजा शक्तिशाली होता था वो उस घोड़े को रोक लेता था, उससे फिर लड़ाई करता था और जीत जाता तो वो और शक्तिशाली बन जाता था। ठीक है, अब इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था, उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और इस जो यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा थे वो उसके लिए उपहार भी लाया करते थे। तो उसमें जो आयोजनों में जो राजा होता था उसका मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वही राजा की विजय और अन्य गुणों का ज्ञान करता था। मतलब क्या हो गया कि राजा को तो, जो राजा था उसको तो ऐसे बाघ के सिंहासन पर बैठा दिया ऊंची जगह पर, और जो उसके साथ होता था वही उस राजा के गुणगान कर रहा है, उसकी बखान कर रहा है, कौन कौन सी जी हमारे राजा ने ये जीता, हमारे राजा ने ये जीता, यहाँ पर ऐसा करा, तो वो गुणगान करता है। और राजा की सगे संबंधी खासकर उनकी रानी और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम जो वो करते थे। और सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। मतलब जितने भी इनवाइटेड गेस्ट थे, जिनको हम कह सकते हैं, जितने भी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, उनका काम क्या होता था कि बस एक जगह बैठ जाओ और जो यहाँ पर बीच में यज्ञ की प्रक्रिया हो रही है
उसको देखते रहो। अब राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी क्या करता था, विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कुछ अनुष्ठानों में तो उन्हें शामिल ही नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है वर्ण के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे कि वर्ण कितने होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, आप इस तरीके से बनाइए अपनी उसमें। ब्राह्मण, जैसा कि हमको पता है वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय। इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में लिखिए, वैश्य और ये हो गया आपका शूद्र। ठीक है, अब इन चारों के क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण का काम होता है वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उनको उपहार मिलते थे। क्या करते थे ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, उसके लिए उनको प्रेजेंट मिलते थे, उपहार मिलते थे। और क्षत्रियों का क्या काम होता था, क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का क्या काम होता था, वैश्य के काम होते थे खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। ये सब काम क्या करते थे, वैश्य करते थे। शूद्र क्या करते थे, शूद्र इन तीनों वर्णों की देखभाल करते थे, इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। वो काम किसका होता था, वो काम होता था शूद्र का। अब यहाँ पर बात आ जाती है जनपद क्या होते हैं। महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब जो महायज्ञ कराते थे जो राजा, वो सिर्फ अब राजा नहीं थे, वो पूरे जनपद जितने भी होते थे उसके राजा हो गए। अब जनपद शब्द का अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको आगे मैप में भी बताए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में जैसे कि हो गया आपका पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हो गया आपका मेरठ के पास आपका हस्तिनापुर हो गया, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा जो है वो क्या है, इनके प्रमुख नगर हो गए। मतलब जैसे कि मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख है। अब खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ी में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। और वो कौन कौन सी खेती करते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, आपको ये अपने नोट्स में साथ के साथ नोट्स अपने बनाते रहिए और अपने नोट्स में ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिए, छोटे छोटे से पॉइंट्स। ठीक है, अब लोग क्या करते थे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ जो थे धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं महाजनपद। अब इस मैप में आपको क्या दिखेगा, इस मैप में आप देख सकते हैं जनपद, महाजनपद और नगर। यहाँ पर इसमें नदी भी दी हुई है, यमुना नदी, चंबा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, और ये सारी नदी है। इन नदी के पास ये हो गया मगध, ये हो गया वैशाली, हस्तिनापुर, और ये जितनी भी जगह है ये सब तक्षशिला, ये यहाँ पर हीरा तक्षशिला है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं महाजनपद की। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। जैसे कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके 2 रीजन थे दीवारें बनाने के। कुछ लोग तो ऐसा इसलिए करते थे कि राजाओं के आक्रमण से वो डरते थे, तो अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया करते थे। बल्कि कुछ लोग इस तरीके से बनाते थे जिससे कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। मतलब ऊंची और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना, बहुत बड़ा दिखाना। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए काफी योजना प्लानिंग करनी पड़ती थी। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों को इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे इसके लिए बहुत मेहनत करते थे और इनके लिए बहुत सारे संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती थी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से ये किले की दीवार बनी हुई है, जो ये बना रहा है। यहाँ पर भी ये क्या है, किले की दीवार है। आगे देखते हैं, यहाँ अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को जो था वो नियमित रूप से वेतन रखा था। उनके जैसे कि सैलरी दी जाती है, ऐसे ही वो अपनी सिपाहियों को सैलरी देते थे।
और कुछ भुगतान संभवतः आज सिक्कों के चित्रों के रूप में आपने देखा होगा, और इसके बारे में जो आप डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कर। कर क्या मतलब होता है? टैक्स। जो आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसकी बात हो रही है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। मतलब अब जब कोई राजा है वो इतनी बड़ी अपनी सेना रखेगा तो उस सेना के लिए कितनी सारी उन्हें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कितने सारे संसाधन की उनके लिए आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर ना निर्भर रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। मतलब ये क्या करते थे महाजनपद, मतलब कि लोग उन्हें उपहार देंगे उसके ऊपर उन्होंने निर्भर रहना बंद कर दिया और जो नियमित रूप से टैक्स लेने लगे। मतलब किस किस पर उन्होंने टैक्स लगाया? जैसे कि फसलों पर कर लगा दी, कारीगर के ऊपर टैक्स लगा दिए, पशुपालकों को जानवर उनके उत्पादन के रूप में देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर देना पड़ता था, आखिर को और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब उनकी कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए? इस युग में कृषि के क्षेत्रों में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसल की उपज बढ़ गई थी। और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया था। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। मतलब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, मतलब पहले वो क्या करते थे, पहले वो करते थे कि इतना बड़ा अगर खेत है तो उसमें बीज छिड़कते थे और उसके बाद वो पौधे तैयार होते थे। अब क्या उन्होंने जो पौधे थे उन्हीं का रोपण शुरू कर दिया था। मतलब तैयार पौधे धीरे छोटे छोटे से पौधे उसमें लगाने लगे थे। तो इससे क्या होने लगा था कि पौधे ज्यादा जीवित रहने लगे थे और उनकी फसल भी, उनकी पैदावार भी काफी अच्छी हो गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण में क्या हुआ था? यहाँ पर है मगध। मगध आपने उसमें मैप में देखा भी होगा। लगभग 200 साल के भीतर मगध का सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में लगाया जाता था। मतलब जानवर जिसको पकड़ा जाता था हाथी को, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर वो उसकी सेना के काम में उसको लगा दिया जाता था। यही नहीं, जंगलों में से घर, गाड़ी, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी और लोहे के लिए खदानें की खदान भी थी, मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए, जो कि बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु होते थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए संभव साधन अपनाते थे। पद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया बिंबिसार, दूसरा हो गया अजातशत्रु और तीसरा हो गया ये महापद्मनंद, एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपनी नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना की राजधानी बनाया गया था। अब 2300 साल से भी पहले की बात हो रही है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर कौन था? सिकंदर राजा था जो कि पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता। वो पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्य को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। मतलब सिकंदर एक ऐसा राजा था जो क्या चाहता था, चाहता था कि वो पूरे विश्व पर राज करे। वो एक ऐसा राजा होना चाहता था, लेकिन उसने उसके लिए भी बहुत सारे, जैसे कि मिस्र हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, इसके बहुत से राज्यों को जीत लिया था। और अब भारतीय उपमहाद्वीप में वो व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था जीतता हुआ। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों से इन्हें इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए जो वो वहां पर वो जीतना चाहता था उसके जितने भी सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया था। अब यहाँ पर बात करते हैं वज्जी की। ये क्या था? यहाँ पर हमने बात करी मगध की। मगध के बाद हम बात करते हैं वज्जी। वज्जी क्या था? जैसा कि पहले
आपने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। ये अलग अलग राज्य की बात हो रही। पहले हमने मगध राज्य की बात करी, अब हम वज्जी राज्य की बात करते हैं जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। कौन सी शासन व्यवस्था थी? यहाँ पर गण थी और संघ कहते थे। संघ या गण में कई शासक होते थे, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के साथ एक संपन्न करने थे, मतलब सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे। उसके बाद ये डिसाइड करते थे कि इन्हें क्या करना है और किस तरीके से करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियों में दास, कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब जितनी ये बहस करते थे, ये बहस भी करते थे और इस तरीके से ग्रुप बना लेते थे, आपस में बातें करते रहते थे और ये डिसाइड करते थे कि अब इन्हें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो अजातशत्रु था और वज्जी संघ, इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि जो जितनी भी सभाएं हैं वो नियमित रूप से होती है और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, उन्होंने क्राइटेरिया बताया, जैसे कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में ये चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मतलब ये वज्जी जो राज्य है ये तब तक उन्नति करता रहेगा जब तक आप ये सारी चीजों का पालन करते रहेंगे। अब इसमें कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद अब उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और इनके बारे में और डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, क्योंकि अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एसएसटी की ही प्रिपरेशन कराई जा रही है। सारी चीजें आपको एक एक करके डिटेल में, जैसे कि आपका नवंबर खत्म होने वाला है, अब आपके पास देखा जाए तो सिर्फ 1 मंथ रह गया है, दिसंबर और जनवरी के जो आपके 20 डेज हैं उसमें आप अपना सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही मंथ बचता है दिसंबर का। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसी मंथ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम बाकी की चैप्टर, अब हमारा 6 क्लास का कंप्लीट हो गया है, इसके 4-5 चैप्टर्स और हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी क्लास 7 और क्लास 8